नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। न्यूज एट 12:30 में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक करेंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और एक्साइज पॉलिसी सहित लेबर लॉ पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक करेंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और एक्साइज पॉलिसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में श्रमिक कानून में बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चा यहां पर की जाएगी। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर के अब कुछ बदलाव करने की तैयारी में लग रहे हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि राजस्व का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से लगातार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। दोनों ही नीतियों पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अहम बैठक करेंगे और बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। और इस बैठक में खास बात यह है कि एक्साइज पॉलिसी और श्रमिक कानून पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर, बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और कैबिनेट मंत्रियों से यह चर्चा की जाएगी किस तरीके से एक्साइज पॉलिसी और लेबर लॉ में कुछ अगर बदलाव किए जाने हैं तो उन सभी बदलावों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। एक्साइज पॉलिसी सहित लेबर लॉ पर भी चर्चा की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज एक अहम बैठक करेंगे और इस अहम बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। एक्साइज पॉलिसी और लेबर लॉ पर चर्चा होगी। इस बैठक में ये एक अहम बैठक होने वाली है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस अहम बैठक में एक्साइज पॉलिसी और लेबर लॉ पर चर्चा की जाएगी। एक्साइज पॉलिसी और श्रमिक कानून पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए। उस सभी तमाम अहम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों ही नीतियों में बदलाव की तैयारी कर रही है पंजाब सरकार और बैठक के बाद कोई अहम फैसला भी लिया जा सकता है। एक्साइज पॉलिसी और श्रमिक कानून पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। ये बड़ी खबर, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और इस बैठक में एक्साइज पॉलिसी को लेकर के चर्चा की जा सकती है और श्रमिक कानून पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, इससे पहले खींचतान चल रही है पंजाब में। पंजाब के जो अधिकारी हैं और विधायक और मंत्री हैं उनमें आपस में खींचतान चल रही है। जगतार भुल्लर हमारे संपादक एएनपी न्यूज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगतार जी, किस तरीके से आज बैठक रहने वाली है और बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है 1 बजे मीटिंग शुरू होगी, लेकिन जो मीटिंग का एजेंडा था राज्य के अंदर जो शराब के ठेके या शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी लेकर, वो मुद्दा तो है ही है, लेकिन उससे जो बड़ा मुद्दा बन गया वो है राज्य के मुख्य सचिव का रवैया पंजाब के मंत्रियों के प्रति। हालांकि उस दिन उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इंटरवीन करना पड़ेगा कि क्या जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने नाराजगी जताई थी कि पंजाब के मुख्य सचिव का जो रवैया मंत्रियों के प्रति बहुत ही बुरा है, उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार पेश किया, तो क्या अलबत्ता वो उस मीटिंग में हाजिर होंगे या नहीं होंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो कैबिनेट में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये भी 1 बजे जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। जगतार जी, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अधिकारी को हटाया जा सकता है जिस तरीके की मांग की जा रही थी? अधिकारियों की तो मांग है कि उनको तुरंत हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस जो सरकार है वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह आज स्थिति स्पष्ट करेंगे। एक क्या कि उनके बाद जो खींचतान थी, वो जो मनमुटाव था वो दूर होंगे, और दूसरा राज्य में क्या आज शराब पॉलिसी जो एक्साइज पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी। अगर लागू हो जाएगी तो क्या जो ठेके वो खुल जाएंगे, और ठेके खुले जाएंगे तो क्या जो होम डिलीवरी है वो भी प्रोसेस सरकार उसको लागू कर पाएगी। ये बड़े मुद्दे। अब 1 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मुख्य सचिव कर्ण अवतार सिंह कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अगर लेते हैं तो आज उनका जो रवैया वो मंत्रियों के प्रति कैसे होगा। जी जगतार जी, इसके अलावा जो लेबर लॉ पर बात की जा रही है, लेबर लॉ पर भी चर्चा की जा सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो है ही है, क्योंकि कैबिनेट में जब मंत्री बैठते, सरकार बैठते, तो निश्चित तौर पे जो मौजूदा हालात है, कोरोना के हालात है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और क्योंकि 3 बजे प्राइम मिनिस्टर ने भी पंजाब देश के सभी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग है, और इस मीटिंग में भी जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि पंजाब सरकार लगातार इल्जाम कर रही है कि सेंट्रल सरकार ने जो मुआवजा देना था, जो कोरोना के चलते पैसे देने थे स्टेट को, वो भी नहीं दिए। अपने जी पंजाब जी सरकार के जीएसटी के पैसे बनते वो भी नहीं दिए। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद जगतार जी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बैठक करेंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो पंजाब के विधायक और मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनके बीच जो खींचतान चल रही है उस पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पंजाब से ही अगली बड़ी खबर, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका का जो मामला है, मोहाली जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है। करीब 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत मिल पाएगी या नहीं। अपहरण का ये पूरा मामला, इनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उस मामले में अग्रिम जमानत याचिका इनकी तरफ से लगाई गई है और अग्रिम जमानत याचिका पर करीब 3 बजे आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी। जगतार जी हमारे संपादक एएनबी न्यूज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगतार जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या कुछ है, पूर्व डीजीपी के ऊपर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं और कैसी स्थिति अब देखने को मिल रही है। देखिए, 29 साल पुराना केस है। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ, पूर्व जो राज्य के डीजीपी सुमेध सैनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था मोहाली की एक पुलिस स्टेशन में, और शुक्रवार को मोहाली की अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया था। आज उन्होंने फैसला सुनाना है, तो उम्मीद की जा रही है कि जब सूत्र बता रहे हैं कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान फैसला आ सकता है, जो रिजर्व रखा गया था कि सुमेध सैनी जो पूर्व डीजीपी है उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो निश्चित तौर पे उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि कोर्ट का फैसला रिजर्व रखा है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, और उस दिन शुक्रवार को सरकार की तरफ से जो वकील पेश होंगे उन्होंने क्या अपने डिफेंड किया होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा एक कह सकते हैं कि पंजाब के एक बड़ा फैसला भी माना जा सकता है। लेकिन इससे कि काफी जो लोग हैं जो सुमेध सैनी के खिलाफ कह रहे थे कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने टॉर्चर किया, एक हाई कोर्ट की वकील ने भी अपने बयान वहां रिकॉर्ड दर्ज किए, तो ये अब मोहाली की जिला अदालत पे ही होगा कि वो जो सरकार की तरफ से सबूत पेश किए गए होंगे, प्रूफ पेश किए गए होंगे, जो उन्होंने केस की पैरवाई की होगी, उसके आधार पर ही कोर्ट ने फैसला लेना। तो उम्मीद है कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक वो फैसला आ जाएगा जो रिजर्व रखा था। उस फैसले की सभी को इंतजार है, सुमेध सैनी को भी इंतजार होगा और उनके जो और लोग उनको भी इंतजार होगा कि क्या उनको हाई कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा। अगर उनकी जमानत जो उन्होंने लगाई थी एंटीस्पेक्टरी, अगर उनकी रिजेक्ट हो जाती तो निश्चित तौर पर उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन वो एक और बड़ा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पुलिस पर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ उनके पास होम डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी भी है कि अगर उनकी बेल जो रद्द हो जाती तो क्या सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हो पाएगी। ये एक बड़ा फैसला और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जी, इसके अलावा जगतार जी आपसे जानना चाहेंगे कि सुमेध सैनी की तरफ से क्या कुछ अपने पक्ष में रखा गया है कोर्ट में। देखो, अब उनके जो काउंसिल है वो तो बता रहे थे कि कोई ये फैसला क्योंकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया था तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार है वो दोबारा से केस को अप्लाई कर सकता है। तो उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे पीड़ित परिवार ने केस दोबारा सरकार के साथ अप्रोच किया था कि हमारे साथ धक्का हुआ, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन क्योंकि 29 साल हो चुके, 22 लोगों ने की गवाही दी थी और सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था, तो ये काफी बड़ा केस है। और आज देखने वाली बात यही रहेगी कि सुमेध सैनी की अगर बेल रिजेक्ट होती है तो क्या कैप्टन सरकार की जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार कर पाएगी। तो ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लगातार इस बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे जगतार जी, और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए। मोहाली जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है और इस पर 3 बजे तक सुनवाई होगी, फैसला आ सकता है।
चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों ने शुरू की है नई मुहिम। कर्मचारी खुद अपने दफ्तर को सैनिटाइज करेंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने खुद ही ये मुहिम शुरू की है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में सभी सरकारी कर्मचारियों ने लगभग ये मुहिम शुरू कर दी है और अब खुद ही अपने दफ्तरों को सैनिटाइज का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा और जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उससे बचाव के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। ये अहम मुहिम जो है वो शुरू की गई है। कर्मचारी खुद ही अपने दफ्तर को सैनिटाइज करेंगे। ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या सभी कर्मचारी इस मुहिम का हिस्सा हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पंजाब के सरकारी कार्यालय जिस तरह से खुल चुके हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में फिलहाल पब्लिक डीलिंग नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी जो हैं वो जरूर अपने दफ्तरों में आ रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल सरकार की तरफ से जो ये दफ्तर हैं इनको सैनिटाइज नहीं किया गया था। इसी वजह से कर्मचारियों ने ये मुहिम शुरू की है कि वो अपने दफ्तरों को खुद सैनिटाइज करेंगे। आज दोपहर 3 बजे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्टर 17 में दफ्तर है, उसको पहले कर्मचारी जो है पहले क्रम में सैनिटाइज करने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे पंजाब में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको सैनिटाइज खुद कर्मचारी करते हुए नजर आएंगे, ताकि खुद भी सेफ रहें और वहां आने वाले जो अन्य लोग हैं उनको भी सुरक्षित रख सकें। जी विनीत जी, क्या इस बारे में कोई सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है या फिर कर्मचारी यूनियन की तरफ से ये पहल की गई है? देखिए, कर्मचारी यूनियन की तरफ से ही ये पहल की गई है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई हिदायतें फिलहाल जारी नहीं की गई थी। हाँ, ये जरूर कर्मचारियों को कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क डालें और हाथों को धोते रहें। इस तरह की हिदायतें जरूर जारी की गई थी, लेकिन ऑफिस सैनिटाइज करने का सिलसिला जो है वो आज से शुरू होगा और ये यूनियन खुद अपने लेवल पर ये काम करती नजर आ रही है कि दफ्तरों को सैनिटाइज किया जाए, साफ सुथरा रखा जाए। जी विनीत जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि आपने बताया कि सरकारी दफ्तर खुल गए हैं लेकिन पब्लिक डीलिंग अभी नहीं हो रही है, तो कब तक उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक भी सरकारी दफ्तरों में जाने लगेंगी अपना काम करवाने के लिए? देखिए, पब्लिक डीलिंग की बात करें तो कुछ एक दफ्तर ऐसे हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है, जिस तरह से सांझ केंद्रों की बात करें। लेकिन जो और डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पर पब्लिक डीलिंग नहीं जा रही है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा 17 तारीख को, उसके बाद जो है दफ्तरों में पब्लिक डीलिंग जो है वो भी शुरू हो सकती है, अगर सिचुएशन कंट्रोल होती नजर आई। जी और विनीत जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो जो जनता वहां पर पहुंचेगी उसके लिए क्या कुछ इंतजामात सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, अगर जनता की बात करें तो पहले ही जनता के लिए कहीं ना कहीं जो सैनिटाइजर हैं वो सभी दफ्तरों में रखवा दिए गए हैं। इसके अलावा जो कहते हैं कि पहले ही कई दफ्तरों के बाहर जो कुछ मुलाजिम तैनात किए गए हैं जो फीवर चेक कर रहे हैं, सिम्टम चेक करने का भी काम कर रहे हैं, लोगों का पूछताछ कर रहे हैं कि किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पब्लिक डीलिंग की बात करें तो उसके बाद कुछ और एहतियात जो है वो भी बरती जाएगी, विभागों की तरफ से भी, सरकारों की तरफ से भी, जो पब्लिक डीलिंग का काम शुरू होगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब कर्मचारी पंजाब में खुद ही अपने दफ्तरों को सैनिटाइज करेंगे। ये मुहिम पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने खुद ही शुरू की है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और लॉकडाउन पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से सभी राज्यों में लॉकडाउन को जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना संक्रमण की जो स्थिति बनी हुई है, उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इसमें देश के जितने भी राज्य हैं सभी और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे इस बैठक में। और बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना की जो स्थिति है उन पर चर्चा होगी और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है, या जिस तरीके से लॉकडाउन में अब छूट दी जा रही है धीरे धीरे, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में लॉकडाउन और कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा हो सकती है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में देश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे और वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के भी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि सभी राज्यों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। और सुधीर सलूजा अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज दोपहर 3 बजे कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक करेंगे। 17 मई के बाद के प्लान की चर्चा हो सकती है कि लॉकडाउन को आगे किस तरीके से बढ़ाना है और कहाँ छूट देनी है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को लेकर भी जानकारी हो सकती है। जी सुधीर, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जैसी स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना वायरस को लेकर के, तो क्या कुछ मांग की जा सकती है मुख्यमंत्रियों के द्वारा? जी, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं और अब चूंकि एक बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचेंगे, तो वहां पर मुख्यमंत्रियों से ये चर्चा होगी कि वह उनको आगे किस तरीके से, क्योंकि उनको संभालना भी जरूरी होगा। अगर वो उनको क्वारंटीन नहीं किया गया तो वो प्रदेश में बड़े स्तर पर कोरोना फैलने की जो है रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्रियों को आगे जो है निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से एक रेड जोन और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को भी लेकर चर्चा हो सकती है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को कहना है कि इसमें हमसे जो है जानकारी नहीं ली गई। तो इन सब मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सुधीर, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से लॉकडाउन का 3रा चरण चल रहा है, तो क्या 4थे चरण में भी लॉकडाउन पहुंच सकता है? जी, अभी सूत्रों के अनुसार लग रहा है कि 4थे चरण में भी लॉकडाउन जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन को एकदम से नहीं खत्म कर सकते। जिन एरियो में बहुत ज्यादा जो है कोरोना संक्रमित लोग हैं वहां पर लॉकडाउन को पालन करना होगा और लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म होगा। हालांकि रेलवे ने कल से अपनी ट्रेनें स्टार्ट करने की बात कही है, आज शाम 4 बजे से बुकिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। जी सुधीर, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत आज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे कल से रेल चलानी शुरू कर देंगे और 12 मई से 15 शहरों के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। टिकट आरक्षण आज शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। फेस मास्क पहने बगैर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्मल स्कैनर से चेकिंग के बाद ही यात्रा की इजाज़त दी जाएगी और जो भी कोरोना के जिसमें भी सिम्टम पाए जाएंगे उनको भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। 15 शहरों के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी की गई है और कल से ये ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और वापस नई दिल्ली पहुंचेंगी। अपने अपने स्थानों से ये जब लौटेंगी ट्रेनें तो यही ट्रेन वहां से वापस भी लौटेंगी। पहले चरण में इस तरीके से रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है और 15 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। आज शाम 4 बजे से टिकट आप बुक करवा सकते हैं अगर आपको भी नई दिल्ली से अलग अलग स्थानों पर जाना है तो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि एहतियात जरूर बरते जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाएगा और किसी की भी टिकट जिसकी कंफर्म हो जाएगी उसी को टिकट मिलेगी, अदरवाइज कोई टिकट नहीं दी जाएगी। और प्लेटफॉर्म पर भी अनुमति उन्हें ही दी जाएगी जो फेस पर मास्क लगा करके आएंगे और पूर्णतया जो भी तमाम एहतियात बरतते पाए जाएंगे उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। रेलवे ने जो पहल की है एक 15 स्टेशनों के लिए 15 अलग अलग ट्रेनें चलाने की, इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने दिल्ली में जायजा लिया है।
देश के अंदर तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि तीसरे लॉकडाउन का जो समय सीमा है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 17 मई जो है तीसरे लॉकडाउन की वो लास्ट डेट है, यानी कहीं ना कहीं तीसरे लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। बात करें प्रवासी मजदूर जो हैं वो जो दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं या फिर और राज्यों में फंसे हुए हैं, वो अपने घरों तक जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरा सरकार ने अपनी गाइडलाइन के अंदर एक सुविधाएं निकाली हैं लोगों के लिए, ताकि ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि वो अपने घरों तक जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब ट्रेनें चलेंगी तो जो मजदूर है वो अपने घर जाना चाहता है, और वो घर जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी कि वो पैदल भी जाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब सरकार ने कोशिश की है कि हाँ उनके लिए ट्रेनें चलाई जाएँ और यहाँ तक कि उनके से किराया भी नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ जब वो मजदूर अपने घर जाएगा तो शायद उसको सुकून मिलेगा। मगर बात करें जिस तरीके से रेलवे विभाग ने लगभग 15 ट्रेनें चलाने की कोई कवायद की गई है कि 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। बात करें जिस तरीके से मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा 11 मई से यानी कि आज से स्टार्ट की गई है, और लगभग जो प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया है जो है वो बुकिंग की, वो आज 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं मजदूर जो है या फिर कहीं जो लोग बाग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक कह सकते हैं सुविधाएँ भी हैं उसके अंदर। कहीं मेडिकल चेकअप के साथ साथ उनसे फीवर वगैरह भी चेक किया जाएगा और हर तरीके से सुविधाएँ जानकारी उसके अंदर भरनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, जिस तरीके से वो जानकारी भरते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की ऑनलाइन जो बुकिंग है वो स्वीकार कर ली जाएगी। मगर बात करें कि जिस तरीके से जब नई दिल्ली स्टेशन के पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली स्टेशन के अंदर जब एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों की फीवर वगैरह या फिर खांसी वगैरह या फिर और भी जो दिक्कतें हैं या वो चेक की जाएंगी, ताकि उन लोगों को कोई दिक्कतें ना हो और उनके द्वारा किसी को भी कोई दिक्कतें ना हो। मगर जिस तरीके से सुविधाएँ देने की बात है तो रेलवे प्रशासन की तरफ से उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी दी जाएगी और यहाँ तक कि मास्क वगैरह का भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ उन लोगों के घरों तक पहुँचाने की जो कवायद है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर मजदूर हैं वो अपने घरों तक जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से ये बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे ने नामांकन भर दिया है MLC चुनाव के लिए, और ये नामांकन भरने के बाद ही उनका MLC बनना भी तय माना जा रहा है। MLC चुनाव के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने नामांकन भर दिया है। अब तक काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उद्धव ठाकरे को लगातार राज्यपाल से बात कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से कोरोना संकट बना हुआ है देश के ऊपर, उसी को लेकर के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद जब लगातार सियासत गरमाई तो सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था। उसके बाद से राज्यपाल ने चुनाव आयोग को खत लिख करके इजाज़त मांगी थी और इजाज़त मिलने के बाद अब MLC के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने अब ये नामांकन जो है विधान परिषद के लिए भर दिया है। शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? MLC का नामांकन भरा गया है सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से, कौन कौन उनके साथ इस दौरान मौजूद रहा? तो संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो MLC चुनाव के लिए नामांकन भर दिया गया है सीएम ठाकरे की तरफ से और MLC बनना अब इनका तय माना जा रहा है। शुभम पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी है? MLC का नामांकन भर दिया है सीएम ठाकरे ने। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं, उसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे परिवार के साथ आज विधान परिषद में जाकर अपना फॉर्म भरा और 21 मई को 9 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सबसे ज्यादा सीट जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के बाद है, उसके बाद NCP, उसके बाद शिवसेना और कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट गई है। जो कि बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा इस सीट है उसके लिए जीतना अनिवार्य है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद अब जो है उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। हालांकि उस वक्त जब वो फॉर्म भरने जा रहे थे उनके साथ उनके दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नी और तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद है और 21 मई को जब ये चुनाव होगा तमाम जो राज्य के विधायक है वो इसमें वोट डालेंगे और 23 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर पहली बार जो है विधायक बनने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं।
और इसके अलावा अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव करवाने के लिए? देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से सभी जो विधायक जो वोट डालेंगे उन सभी को नोटिस दे दिया गया है। वो कुछ ही दिन में सभी को मुंबई बुलाया जाएगा, जहां पर ये वोट होगा। मुंबई के मंत्रालय में 21 मई को ये चुनाव होगा। उसके बाद 23 मई को जिसके परिणाम आएंगे। इसीलिए सभी जो तमाम विधायक के तमाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे शिवसेना को, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी को, सभी को बुलाया जा रहा है। और आगामी कुछ दिनों में सभी को वहां से जो अलग अलग राज्य के जिलों में जो इस वक्त कोरोना की वजह से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में फंसे हैं, जो वहां पर है, उन सभी को मुंबई ले जाया जाएगा और वो जो है 21 मई को वोट डालेंगे। हालांकि अभी तक कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक चुनाव आयोग ने अभी तक घोषित नहीं किए हैं। तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है सीएम ठाकरे ने, और अब उनका एमएलसी बनना भी तय माना जा रहा है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।